हेलो स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा किया था पर्वत प्रदेश में पावस की व्याख्या। ठीक है, ये किसकी कविता है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो जिसने भी ना देखा हो वो मेरे वीडियो में जाके देख ले। और आज हम क्या करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? और देखिए, ये प्रश्न मैंने कई तरह से बनाए हैं। अगर पेपर में भी घुमा फिरा के पूछते हैं तो आप ध्यान से देखना, आंसर इसी में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो क्या कह रहा है पहला प्रश्न? पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? ठीक है, क्या कह रहा है? पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो भी हम इसमें आंसर लिखेंगे वो हम कविता के आधार पर लिखेंगे। ठीक है, जो भी हमने इस कविता में पढ़ा है उसके आधार पर हम इसके आंसर लिखेंगे, ना कि अपने तरफ से कुछ भी बना के। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति का रूप हर पल बदल रहा है। इस ऋतु में प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। देखिए, कविता के अनुसार ही है ये। ठीक है, बादलों की ओट में छिपे पर्वत मानो पंख लगाकर कहीं उड़ गए हों। पर्वत से गिरते हुए झरने कलकल की मधुर ध्वनि से मन को प्रसन्नता से भर रहे हैं। हमने पढ़ा था ना कि ऊपर से जैसे पानी गिर रहा है, वो नीचे आते आते बूंदे बन जाती हैं। वो बूंदे ऐसे लगती हैं जैसे मोती हों। ठीक है, तो वही है इसमें कि कलकल के, और जो उनके गिरने की आवाज़ आती है वो मन को इतना प्रसन्न कर रही हैं कि मन खुश हो जाता है। ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर एकटक देखते हैं। जो ऊंचे ऊंचे पौधे लगे होते हैं, पेड़, वो सीधे पहाड़ पे क्या सीधे पेड़ होते हैं। तो जो सीधे पेड़ लगे होते हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे हम आकाश को अभी छू लेंगे। ठीक है, पर्वत पर पर्वत पर तरह तरह के बहुत सारे फूल खिल जाते हैं। पर्वत पर क्या, ये भी हमने देखा था कि पर्वत पर तरह तरह के बहुत सारे फूल और अनेकों फूल होते हैं और तरह तरह के रंग बिरंगे फूल होते हैं वहाँ पे, जो खिल जाते हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। बादलों के छा जाने से पर्वत अदृश्य हो जाता है। जब बादल छा जाते हैं तो बादल अदृश्य हो जाता है, पर्वत अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। और सिर्फ क्या, झरने की आवाज़ आती है, झरझर की। आकाश में तेजी से इधर उधर घूमते हुए बादल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, जब बादल आ जाते हैं तो इधर उधर जा रहे हैं, कभी बिजली कड़क रही है, वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप अत्यंत निखर जाता है। जब वर्षा होती है तरह तरह के फूल खिल जाते हैं। ठीक है, कब तो क्या होता है, बड़ा सुंदर लगता है वो दृश्य। ठीक है, ये तो हुआ हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। अगला देखिए, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया? मेखलाकार शब्द का, मेखलाकार की पहले तो मीनिंग जानिए। क्या होता है मेखलाकार? मीन्स करधनी। ठीक है, जो कमर में बांधते हैं। ठीक है, गोलाकार की होती है और कमर में पहनी जाती है। तो मेखलाकार शब्द का अर्थ है करधनी, अर्थात कमर का आभूषण, कमर में पहनने वाला आभूषण। ठीक है, जो मेखला कटी भाग में, कट मीन्स कमर में पहनी जाती है। ठीक है, जो मेखला कटी भाग में पहनी, जो कमर में पहनी जाती है। पर्वत भी मेखलाकार की तरह गोल लग रहे हैं। पर्वत भी क्या, कैसे लग रहे हैं? मेखलाकार की तरह गोल गोल ही, गोल गोल देखते हैं ना, पर्वत गोल गोल लगता है। जैसे उसने पूरी पृथ्वी को अपने घेरे में ले लिया हो। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशेषता दिखाने और प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किया है। ठीक है, मेखलाकार शब्द का प्रयोग कवि ने यहाँ पे क्यों किया है? पर्वत की विशेषता दिखाने के लिए और प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है? सहस्र दृंग, ठीक है, सहस्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? सहस्र दृंग सुमन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, कवि ने इस पद का प्रयोग सजीव चित्रण करने के लिए किया है। सहस्र दृग सुमन का अर्थ है पहाड़ों पर खिले हुए हजारों तरह के फूल, तरह तरह के फूल।
ठीक है। सहर्ष दृक्ष सुमन का क्या मतलब होता है? पहाड़ों पर खिले हजारों रंग बिरंगे फूल। वर्षा काल में पर्वतीय क्षेत्रों में तरह तरह के फूल खिले रहते हैं। कवि ने इन पुष्पों में पर्वत की आंखों की कल्पना की है। ठीक है, इन पुष्पों में कल्पना की है आंखों की, जैसे पर्वत की ये आंखें हों। ऐसा लगता है मानो पर्वत अपने सुंदर नेत्रों से प्रकृति की सुंदरता को देख रहा हो। देखिए जैसे पर्वत पर फूल खिले हैं तरह तरह के, तो कभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे पर्वत की आंखें हों फूल। ठीक है, वो ऊपर से झांक रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वो प्रकृति की सुंदरता को देख रहे हों। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 4। ठीक है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? ठीक है, देखिए कवि ने तालाब की तुलना दर्पण से की है, क्योंकि तालाब का जल अत्यंत ही स्वच्छ होता है। वह प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम है, क्योंकि दोनों में ही व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख सकता है। देखो प्रतिबिंब क्या, प्रतिबिंब मीन्स अपने आप को। ठीक है, तो क्या है, एक तो दर्पण में देखता है और क्या दूसरा किस में हमें दिखाई देता है? हम जल में देखें, किसी तालाब या कहीं भी जाकर देखें तो हमें पानी में भी दिखाई देता है। पर्वत अपनी फूल रूपी आंखों से अपने आप को अपने चरणों में फैले दर्पण रूपी तालाब में देख रहा है। क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पर्वत है, पर्वत में रंग बिरंगे तरह तरह के फूल खिले हैं ऊपर, तो वो नीचे झांक रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो तालाब में अपने आप को देख रहा हो। ठीक है, कवि ने काव्य सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अपने भाव के पूर्ण व्यक्ति के लिए ऐसा रूपक संजीव वर्णन बांधा है। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहे हैं। प्रश्न 5, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी उच्चाकांक्षाओं के कारण देख रहे थे। वो पर्वत को छू लेना चाहते हैं। ठीक है, वो क्यों देख रहे थे? उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम भी आकाश को छू लेंगे। ठीक है, हम भी आकाश को छू लेंगे, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, इसलिए वो ऊपर देख रहे थे। इतनी ज़्यादा आकांक्षाएं हैं, वे बिल्कुल शांत रहकर भी संदेश दे रहे हैं कि उद्देश्य को पाने के लिए वो बिल्कुल शांत है। ठीक है, वो बिल्कुल शांत सीधे खड़े हैं और वो सोच रहे हैं कि हम ऊपर आकाश को छू लेंगे। तो यहाँ पे कवि यही बताना चाह रहा है कि वे बिल्कुल शांत रहकर ऐसा संदेश दे रहे हैं कि उद्देश्य को पाने के लिए शांत मन तथा एकाग्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे कवि ये संदेश देना चाहता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। सौल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? ठीक है, सौल क्या है? सौल एक वृक्ष होता है, ये वृक्ष का नाम है साल। ठीक है, कवि के अनुसार साल वृक्ष क्या होता है? सीधा जाता है, सीधा वो लंबा लंबा ही खड़ा रहता है। कवि के अनुसार आकाश में बादल अत्यधिक संख्या में घिर आए और वर्षा इतनी तेज थी कि ऐसा लगने लगा कि मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। ऐसा लगने लगा, इतना भयंकर आकाश में बादल आ गए, पूरा हर जगह काला काला हो गया और बिजली कड़कने लगी, तो ऐसा लगने लगा कि मानो आकाश टूट पड़ा हो धरती पर। और वह पर्वत उन बादलों की ओट में छिप गया था। फिर जब इतनी तेज बादल आ गए तो क्या हुआ कि वह पर्वत बादलों में छिप गया। ठीक है, कहीं पे छिप गया हो पर्वत। झरने में सब झरने मतलब वहाँ पे जब वो छिप गया तो सब कुछ अदृश्य हो गया। ठीक है, सब झरने जो भी थे, फूल उल जो भी, वहाँ पे सब अदृश्य हो गया। ऐसा लगता है मानो तालाब में आग लग गई हो। ऐसा लगा जैसे नीचे तालाब था, ऐसा लगा जैसे वहाँ आग लग गई हो और चारों तरफ धुआं ही धुआं
दिखाई पड़ रहा हो। ठीक है, वर्षा के ऐसे रौद्र रूप को देखकर उच्चाकांक्षाओं से युक्त विशाल वृक्ष भयभीत होकर धरती में धंसे हुए से प्रतीत हो रहे थे। वो धंस नहीं गए थे। देखिए क्या था, जब बहुत ज़्यादा बादल आ गए, पूरा घिर गया, बहुत भयंकर वातावरण हो गया, बिजली कड़क रही है एक तरफ। ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसे लगा जैसे नीचे से आग लग गई हो तालाब में। तो जब धुआं ही धुआं हो जाता है, पूरा बादल घिर जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे सारा अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। तो उसी में ऐसा लग रहा था जैसे ये पेड़ भी धंस गए हों, क्योंकि थोड़े थोड़े से दिखाई देने लगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? ठीक है, ये हमने पढ़ा था, देखिए याद होगा आपको कि कवि के अनुसार, देखिए यहाँ पे जो भी लिखना है आपको कविता के अनुसार ही लिखना है, जैसा कवि ने कहा है। तो क्या कह रहे हैं, कवि के अनुसार झरने पर्वतों की उच्चता और महानता के गौरव का गान गा रहे हैं। झरने क्या कह रहे हैं, झरने किसका गान गा रहे हैं? पर्वत की उच्चता और महानता का गौरव गा रहे हैं। ठीक है, पर्वत से गिरते हुए झरने कलकल की मधुर ध्वनि से नस नस को प्रसन्नता से भर रहे हैं। और तुलना किससे की गई है, और झरनों की तुलना किससे की गई है? मोतियों से। ठीक है, मोतियों की लड़ियों से। उसमें दिखाया गया था ना कि ऊपर से गिरते हुए झरने, पानी नीचे आकर बूंद बूंद बन जाता है और ऐसे लगता है जैसे वो मोतियों की एक लड़ी बन गई हो। ठीक है, तो बच्चों ये हमने पूरे किए प्रश्न उत्तर। और इसमें भी देखिए वहाँ पर आपको तरह तरह से बदल के भी पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा, आपको प्रश्न बनाने आ जाएंगे, वहाँ पे आप आंसर आराम से लिख पाओगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।